हेलो एवरीवन, मेरा नाम इंद्रजीत। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। कोई भी क्वेरी हो यू फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और हमारे ऑफिशियल चैनल पे भी। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज आपको पता ही है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आज बजट सेशन शुरू होते ही इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या बातें हुई इकोनॉमिक सर्वे में, क्या सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आखिर में होता क्या है। कुछ नहीं, इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। आप ना इसे रिपोर्ट कार्ड की तरह मान सकते हैं। ठीक है, देखो, इकोनॉमिक सर्वे इज नथिंग बट एन एनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एडवाइजर्स। देखो ध्यान दो, एडवाइजर्स टू द फाइनेंस मिनिस्टर एंड टेबल्ड इन द पार्लियामेंट अ डे बिफोर द यूनियन बजट। यूनियन बजट से एक दिन पहले इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। पहले दोनों को इकट्ठे कर देते थे, बट सिंस 1964 अब दोनों को अलग अलग करते हैं। सिंस 1964 इकोनॉमिक सर्वे इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट टेबल्ड इन द पार्लियामेंट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ बजट सेशन. It is a review development. It is a review of a development in the Indian economy over the previous 12 months. पिछले 12 महीनों में सरकार ने कैसी परफॉर्मेंस की है या इंडियन इकोनॉमी ने ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस की है, उसके बारे में एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। The survey is essentially a summary of performance of major development program जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, highlights of the policy initiative by government and prospect of the Indian economy in short to medium term। ठीक है, सरकार या इकोनॉमी कैसा परफॉर्म किया है उसके बारे में एक तरह का ब्यौरा देता है ये। The economic survey was delinked from the budget in 1964 and unveiled in advance in order to provide the context of a letter। मतलब कि जो बजट है, बजट के बारे में अच्छी सी जानकारी मिले हमें, बजट पेश होने से पहले ही उसका एक प्रीव्यू मिल सके। जैसे होता है ना, मूवी पहले मूवी बाद में, पहले ट्रेलर आता है, तो आप कह सकते हैं ये एक तरह का ट्रेलर है जिसमें हमें बताया गया है कि पिछले साल में हमने ये कुछ किया या हमारी इकोनॉमी ने ऐसा परफॉर्म किया। जैसे परफॉर्म किया वो भी बताया जाता है और कुछ सजेशंस भी दिए जाते हैं ऑफ कोर्स। तो क्या सरकार बाध्य है, इज गवर्नमेंट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस और सजेशन गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे? नो, गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल बाउंड। ठीक है, और हर साल इकोनॉमिक सर्वे का एक थीम होता है। जैसे लास्ट ईयर कोरोना वायरस के चलते एक थीम था, सेव लाइव्स एंड लाइवलीहुड। जिंदगियां और लाइवलीहुड्स मतलब जो कामकाज है उसको बचाना, ये लास्ट ईयर का थीम था। आगे बढ़ते हैं। हु प्रिपेयर्स इकोनॉमिक सर्वे? ऊपर से तो गिरता नहीं, somebody has to prepare it। तो कौन प्रिपेयर करता है? It is prepared by Economic Division of Department of Economic Affairs, very important department of Finance Ministry under the overall guidance of Chief Economic Advisor। अच्छा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में मैंने थोड़े दिन पहले, आई थिंक परसों ही उनको अपॉइंट किया गया है, परसों या चौथ, और उनके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो को भी देखें। कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिंक में या पहली कमेंट में आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए या आई बटन में। ठीक है, ओवरऑल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट दिस पर्सन डॉक्टर नागेश्वरन जी, ये उनकी तस्वीर, कार्टून वाली तस्वीर लगा दी है मैंने। ठीक है, नागेश्वरन जी को सीईए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले हमारे के सुब्रमण्यम जी थे, उनका 3 साल का टेन्योर था, वो दिसंबर में पूरा हो गया। नाउ डॉक्टर नागेश्वरन हैज रिप्लेस्ड हिम एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये पहले भी सरकार के साथ काम करते रहे हैं, इज अ वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, और 1994 में उन्होंने अपनी पीएचडी वगैरह की है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है। एक ओवरऑल प्रोसेस समझ लेते हैं कि जब जस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से और बिल्कुल टेबल होने तक, बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है कि इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, फिर कौन उसको वेरीफाई करता है, कौन टेबल करता है, सब कुछ है ना। द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया presents the economic survey of in the parliament every year just before a day यूनियन बजट। यूनियन बजट से एक दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे, वो पेश करते हैं, वो चाहे करती हैं चाहे करते हैं, लेट्स बी जेंटल न्यूट्रल। एंड द सेकंड थिंग, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री।
देन दिस ड्राफ्ट इज क्लियर्ड बाय कह लो या स्क्रूटनाइज्ड बाय कह लो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो उसके बाद जो भी वो सजेशंस देंगे, जो भी एडिटिंग करेंगे, देयर विल बी अ फाइनल वर्जन। देन फाइनल वर्जन विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी एंड आफ्टर दैट बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर उसके बाद उसे कर देंगे टेबल इन पार्लियामेंट, मतलब उसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो डेटा दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द डेटा गिवन बाय एनएसओ हमारा जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, वो इसमें सारा डेटा प्रोवाइड करता है कि क्या हमारा सीपीआई रहा, क्या हमारा इन्फ्लेशन, क्या हमारा रेपो रेट, ये सब कुछ के बारे में जो डेटा कंपाइल किया जाता है, डेटा प्रोवाइड किया जाता है, वो कहाँ से आता है? एनएसओ प्रोवाइड करता है। एनएसओ किसके अंडर काम करता है वैसे? मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पिछले बार का जो इकोनॉमिक सर्वे का कवर था वो कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, कोरोना वायरस की फोटो, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज कम, ओवरऑल एक ऐसा बनाया गया था। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि पूरे देश को मतलब इंसर्कल करके बचा रहे हैं डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स ओवरऑल। इस साल का थोड़ा बेटर बनाया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब है, बस उससे थोड़ा अलग, उसे ग्रो करता हुआ दिखाया गया है। जैसे अभी भी यहाँ पर एक बड़ा सा फोटो दिखाया गया है हमारे हेल्थ वर्कर्स का, हमारे डिफेंस कह लो, कोविड के लिए तो भी डिफेंस ही है। ठीक है, रॉकेट की फोटो दिखाई गई है, यहाँ हाईवेज की फोटो दिखाई गई है। ठीक है, एयरपोर्ट्स की फोटो दिखाई गई है, एग्रीकल्चर को है ना अपना रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत सी फोटोज दिखाई गई हैं। द पर्पज ऑफ शोइंग ऑल दिस पिक्चर्स हियर इज दैट इंडिया इज ग्रोइंग। सिंपल सी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उसका हम आपको प्रमाण भी देते हैं। वी विल शो यू डेटा। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, एग्जैक्टली आई थिंक पिछले साल से ही हुआ है। नाउ यू कैन डाउनलोड एन ऐप। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की एक ऐप आती, इकोनॉमिक सर्वे नहीं, ऐप का नाम कुछ और है, बट यू कैन रीड द इकोनॉमिक सर्वे ऑन योर फोन ऑल्सो। ठीक है, यू नीड टू डाउनलोड एन ऐप इन योर मोबाइल फोन फ्रॉम एंड्रॉयड और iOS वट एवर इट इज। उसमें आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं, जिसमें आप प्रेफेस, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, फिजिकल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर्स के बारे में, मतलब चाहे इसको आप ऐसे समझ लो, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, प्राइसेस क्या रही, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, ऑल ओवर अलग अलग सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर्स है ना, सब ने कैसा परफॉर्म किया, कैसी प्रोजेक्शंस हैं, क्या क्या स्कीम्स रही और उनका क्या क्या बेनिफिट रहा हमारी इकोनॉमी को, सबके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। आई थिंक जहां तक मुझे याद है 419 पेजेस का है पूरा डॉक्यूमेंट, तो पूरा भी पढ़ सकते हैं या ये क्रक्स भी देख सकते हैं वीडियो में। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पहले ही चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं, ये उसका एक की पॉइंट्स हैं, बस उनको हम डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 9.2% इन रियल टर्म्स 2021-22 में, सब्सिक्वेंट टू कंट्रैक्शन ऑफ 7.9%। देखो, जब कोविड आया, लॉकडाउन लग गया पूरी दुनिया में, पूरे देश में, हमारे भी लगा तो पूरी दुनिया में लगा, कौन सा सिर्फ इंडिया में लगा। आर टोटल जीडीपी या इकोनॉमी कंट्रैक्टेड बाय 7.3%, 7% की गिरावट आई कह लो, कंट्रैक्ट हो गई जीडीपी इकोनॉमी, सॉरी। ठीक है, बट कोविड धीरे धीरे हटा, फर्स्ट वेव खत्म हुई, फिर थोड़ा सा ओपन हुए, सेकंड वेव हुई, फिर उसके बाद अब अच्छे से चल रहा है, वैक्सीनेशन हो रही है, काफ़ी अच्छे से हम तरक्की कर रहे हैं और कह लो कि हम कोविड को मात देते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब इकोनॉमी ग्रो कर रही है 9.2% से, और दिस इज प्रोजेक्टेड कि आने वाले समय में इट विल ग्रो बाय 8 to 8.5%, एंड दिस इज वेरी ह्यूज, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 8 to 8.5% इन रियल टर्म्स इन 2022 and 23. A year ahead poised to pick up a private sector investment with financial system in good position to provide support for economy's revival. प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन कंपेरेबल है, वर्ल्ड बैंक की अपनी प्रोजेक्शंस हैं, जैसे IMF की एक वर्ल्ड आउटलुक प्रोजेक्शंस आती हैं, उन्होंने भी इंडिया की रियल जीडीपी को प्रोजेक्ट किया है 9%, जो कि बहुत अच्छी बात है, और 22-23 के लिए भी 7.1% किया है, विच वुड मेक इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मेजर इकोनॉमी इन वर्ल्ड फॉर ऑल कंटिन्यूस 3 years, कंसेक्टिव 3 years। अभी के लिए बहुत सही हालात चल रहे हैं। देखो, इकोनॉमी अच्छे से टर्न कर रही है। जो कोविड में एकदम से हालात बुरे हुए थे, एकदम से इकोनॉमी कंट्रैक्ट कर गई थी, उससे धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर हो रही है। ठीक है,
अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो इट वॉज लाइक कि कोविड ऐसे चल रही थी इकॉनमी, कोविड आया एकदम से नीचे गिरी, फिर फर्स्ट वेव खत्म हुई, थोड़ा थोड़ा आया फिर गिर गई, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े बढ़ती जा रही है एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो वेरी वेल। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, मेरे बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ग्राफ आगे बना हुआ है। अब यहाँ ग्राफ को देखो, ठीक है, इट वॉज गोइंग गुड, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, नीचे गिर गई। ठीक है, जीडीपी की बात करेंगे, सिर्फ ब्लू लाइन को ध्यान से देखो, जीबीएम में ना उलझो अभी। ठीक है, ऐसे जा रही थी अच्छे से एंड इट फेल डाउन आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन। बहुत बुरे हालात हो गए, सारे काम बंद हो गए। जब काम बंद हो गए तो कंजम्पशन, इनकम, सब कुछ ही बंद हो गया, है ना, सब कुछ के ऊपर एक बार लगभग ताले लग गए। देन आफ्टर लॉकडाउन जब खुला तो धीरे धीरे इकॉनमी रिकवर होनी स्टार्ट हुई, बट फिर सेकेंड वेव आ गई और फिर से गिरा। अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है और भगवान ना करे कि हमें दोबारा किसी लॉकडाउन में या किसी वेव का आना पड़े। ठीक है, अब यहां पर जरा देखो, जीडीपी प्री पैंडेमिक लेवल, पहले हमारी जीडीपी प्री पैंडेमिक लेवल थी, इट वाज नियर टू 145, 145 लाख करोड़ के आसपास हमारी इकोनॉमी का साइज था। तो अभी एडवांस एस्टिमेट्स जो है वो कह रहे हैं दैट वी विल इवन क्रॉस द प्री पैंडेमिक लेवल्स ऑफ आवर इकोनॉमी एंड विल रीच अप टू 148 लाख करोड़, विच इज ह्यूज। ठीक है, और ये डेटा, इसका सोर्स क्या है, डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ क्या है ये, ऐसे क्या था, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ऐसे मैं भूल गया, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये प्रोजेक्शन है, ये जो पूरी प्रोजेक्शन कह रहे हैं कि 8% से बढ़ेगी, 8.5% से बढ़ेगी, उस प्रोजेक्शन का कोई बेस भी तो होगा ना। तो उसमें कुछ अजम्पशंस हैं जो बताई गई हैं। क्या क्या अजम्पशंस हैं? देयर विल बी नो फर्दर डेलिबरेटिंग पैंडेमिक रिलेटेड इकोनॉमिक डिसरप्शन। ठीक है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में, वित्तीय वर्ष में हमें कोई पैंडेमिक से रिलेटेड कोई अचानक लॉकडाउन जैसी स्थिति देखनी नहीं पड़ेगी और उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल डिस्टर्ब्ड नहीं होगी। दिस विल नॉट हैपन, दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग। अब देखो, सिंपल सी बात है यार, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 8% से ग्रो करेगी। ठीक है, 8 से 8.5%, इसे साफ कर लेते हैं। हाँ, 8 से 8.5% से ग्रो करेगी, पर 8 से 8.5% से ग्रो तभी करेगी जब हम इन बातों को सही मान के चलेंगे। हमने अज्यूम किया है कि इकोनॉमी में आगे कोई ऐसा हालात नहीं होंगे कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए। अगर होता है तो फिर ये 8 या 8.5% की जो ग्रोथ हम कह रहे हैं, ये अचीव करनी बहुत टफ हो जाएगी। ठीक है, फिर ये ऐसा नहीं रह पाएंगे हालात। और क्या assumptions है? मॉनसून विल बी नॉर्मल। ठीक है, जिसके मोर और लेस संभावना काफी अच्छी है। Orderly withdrawal of global liquidity by major central banks. This is very important. देखो, जब कोविड आया है ना, जब कोविड एकदम से आ गया, then all the economic activities, they were literally zero. To start that economic activity, to revive the economy, all the central banks, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, या चाहे कह लो आप फेडरल बैंक ऑफ यूएस, दुनिया के हर देश का सरकारी बैंक जो उनका सेंट्रल बैंक है, दे स्टार्ट पंपिंग मनी इनटू इकोनॉमी में पैसा पंप करना शुरू कर दिया। दे वांटेड टू स्टार्ट लिक्विडिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया। पर अब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो उसी के चक्कर में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगी। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उलझने की जरूरत नहीं है, हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। बट एक सिंपल बात अभी इस लेक्चर को समझने की समझो कि अगर लिक्विडिटी इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या उसमें मत उलझो। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो महंगाई तो हम नहीं बढ़ाना चाहेंगे किसी भी इकोनॉमी में, एक मॉडरेट लेवल ठीक होता है, बट ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो अगर अब इन्फ्लेशन को कम करना है तो लिक्विडिटी को कम करना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी कम करनी चाहिए, पर वो ऑर्डरली लेवल पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम से सारी आप लिक्विडिटी कम कर दें, नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग आरबीआई, इंक्लूडिंग पीआरसी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, है ना, ये सब भी ध्यानपूर्वक बड़े आराम से विड्रॉ करेंगे। और हम एक बहुत ही बड़ी अजम्पशन लेके चल रहे हैं दैट ऑयल प्राइसेस विल बी इन द रेंज ऑफ 70 to 75 पर बैरल। अब देखो, ये ना इस पर कमेंट करना भी सही नहीं होगा, पर हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन करना ऐसे सही नहीं होता है ना। वी कैन अज्यूम, इस बेसिस पे ये अज्यूम किया गया है। हो सकता है ये $110 चला जाए, हो सकता है ये 120 चला जाए, या 100 चला जाए, है ना, 100 तक तो जा ही सकता है। अब अगर 100 रुपये डॉलर पे चला जाएगा तो जो हमारी पूरी कैलकुलेशन है वो तो बिगड़ गई। तो फिर 8% की ग्रोथ कहाँ अचीव कर लेंगे हम, है ना। तो ये टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर
तेल के प्राइसेस विल ग्रो अप, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो हमारी मतलब इकोनॉमी के लिए जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दैट इज नॉट गुड, तो वो नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? फिफ्थ पॉइंट देखो, रिजम्पशन ऑफ डिस्टर्प्टेड ग्लोबल सप्लाई। अब सभी फ्लाइट्स बंद हैं, कभी कहीं पर केसेस आ जाते हैं। अब एक नियो कोविड आ गया चाइना में, वुहान के कुछ साइंटिस्ट ने, मतलब कुछ मीडिया आउटलेट्स इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रखा है, पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन थी, है ना, चाइना से प्रोडक्ट्स इंडिया आ रहे थे, इंडिया से यूएस जा रहे थे, यूएस से टर्की, कहीं भी अलग अलग जगह जा रहे थे ओवरऑल। तो वो जो एक सप्लाई चेन बनी हुई थी पूरी दुनिया की, वो डिस्टर्ब हो गई थी। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे जैसे कोविड जा रहा है, जैसे जैसे सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, तो वो जो डिस्टर्प्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी ऑर्डरली मैनर में दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से वैसे ही स्मूथली चलने लग जाएगी। ये एक अजम्पशन है जिसके बेसिस पे हम ये 8% वाली बात करते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दिस, बट होपफुली फिंगर्स अक्रॉस ऐसा ना हो, और जो ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं ये ऐसे के ऐसे चलते रहें, ऐसे कैसे हो जाएं, ताकि हमारी इकोनॉमी और ओवरऑल पूरी दुनिया की इकोनॉमी पटरी पर आ जाए। ठीक है, और ग्रोथ विल बी सपोर्ट। अच्छा, जो हमने प्रोजेक्शन दी है उसको कौन कौन सी चीजें सपोर्ट करेंगी, हमने अजम्पशंस देख ली, सपोर्ट कौन कौन करेगा। अब देखो, हमारा एक सबसे बड़ा इशू क्या था, लॉकडाउन लगाने का कारण क्या था कि भाई बीमारी ना फैले। बीमारी ना फैले उसके लिए वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो जब वैक्सीन लगे तो खतरा नहीं है, तो आप बाहर आके अपनी नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज काम कर सकते हो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन सब कुछ कर सकते हो। तो वाइड स्प्रेड जो वैक्सीन कवरेज है इट विल हेल्प। गेन्स फ्रॉम सप्लाई साइड रिफॉर्म, सरकार ने बहुत से रिफॉर्म्स किए हैं ड्यूरिंग कोविड, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स किए हैं, ईज ऑफ रेगुलेशंस किया गया है। रोबस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ, हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ फिस्कल स्पेस टू रैम्प द कैपिटल स्पेंडिंग। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहां पर ना कंपैरिजन के लिए तुम्हें समझाने के लिए बताया गया है कि एक्चुअल में, हाँ देखो इसको ना समझ के देखते हैं। अब देखो, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस एक ऐसा सेक्टर रहा इकोनॉमी का जिसमें कंट्रैक्शन नहीं हुई, मतलब ओवरऑल गिरावट की बजाय इट्स ग्रोड, है ना, ग्रोथ हुआ है, 3.6 से 3.9 हुआ है। हालांकि बाकी सभी जो चाहे इंडस्ट्री हो, दे वर वेरी कंट्रैक्टेड, 7% से 11% हुआ है। और सबसे बुरा हाल रहा सर्विस सेक्टर का, 8.4% नेगेटिव में, नाउ इट इज एट 8.2%। अलाइड सर्विसेज जो है, अलाइड सेक्टर, सॉरी अलाइड सर्विसेज नहीं, अलाइड सेक्टर जो है, जैसे आपका डेयरी फार्मिंग हो गया, और क्या हो सकते हैं ऐसे, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ये सब कुछ भी दे ग्रोड, वेरी वेल ग्रोड। आगे देखो, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है जी। फिस्कल डेफिसिट, पहले तो एक सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता है अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 110 रुपए की चीज ले ली, तो अब जो बाकी 10 रुपए कहां से आएंगे, 10 रुपए आपको उधार लेने पड़ेंगे। तो ये 10 रुपए का या 10% का आपका क्या है, फिस्कल डेफिसिट है। मतलब फिस्कल डेफिसिट वो अमाउंट है जो आपके पास है नहीं पर आपने खर्च कर दी। अब आप बोलोगे कि सर जो है ही नहीं वो खर्च कैसे कर सकते हैं। अब देखो, मेरे पास 100 रुपए थे यार, पर मुझे 110 रुपए का बर्गर खाना था, तो मैंने क्या किया, 10 रुपए तुमसे ले लिए, तो जो 10 रुपए थे ना उधार ले लिए ना, उसी को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तेजी तेजी से समझा रहा हूं, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो कोई नहीं, डू लेट मी नो, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। बट थिंग इज कि अभी इस पर रहते हैं, एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया देने की कोशिश करिए। द फिस्कल सपोर्ट गिवन टू द इकोनॉमी एज वेल एज द हेल्थ रिस्पॉन्स कॉज द फिस्कल डेफिसिट एंड द गवर्नमेंट डेट टू राइज। हर साल गवर्नमेंट एस्टिमेट लगाती है कि हमारा 2 से 3%, 4% इतना का हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड होता है गवर्नमेंट को। पर सिंस कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, जो हमारा टैक्स रेवेन्यू था, जो टैक्स आना था सरकार को जीएसटी से XYZ कहीं से भी जो रेवेन्यू आना था, वो तो नेगेटिव में चला गया, वो तो कम हो गया, जीरो हो गया। ऊपर से जो हेल्थ एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो गया। अब पैसे जहां से आने से वहां से आ नहीं रहे, जहां जाने थे वहां डबल हो गए। देन व्हाट विल हैपन, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है 9% को टच कर गया, हमारी एक्सपेक्टेशन से डबल से भी ज्यादा। ठीक है, तो ये रियलिटी है, फैक्चुअल रियलिटी है, कोई बात नहीं, धीरे अजय सॉरी मैं ध्यान देना भूल गया, यहाँ पे लिखा तो है 9.2%, 9%, 2% ऑफ GDP, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी रकम हो गई। ठीक है, तो पर कोई नहीं,
धीरे धीरे इकोनॉमी ट्रैक पर आ रही है। अब हमने एक्सपेक्ट किया है कि इट विल बी एट 6.8%, विच इज more or less very good as compared to 9.2. However strong, देखो, government revenues has meant the government will comfortably meet its target for the year while maintaining its supports and ramping up the capital expenditure. अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ बात करेंगे हम। क्या होता है, यही बात बताता हूँ क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक ना चीज होती है एसेट। एसेट की स्पेलिंग गलत होगी, हाँ ठीक है। अब देखो एसेट क्या होती है। एसेट होता है जो आपकी अपनी है। जैसे मान लो मैं जिस लैपटॉप से ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल फोन है, वो मेरी चीज है ना, वो मेरी एसेट है, ठीक है। नाउ व्हाट द थिंग इज, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे बोलते हैं जिससे आपकी एसेट क्रिएट हो। और कई खर्चे ऐसे होते हैं जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होती है। मान लो मैंने 1000 रुपए का कहीं पर लंच कर लिया, दैट विल बी माई, वो मेरा कंजम्पशन होएगी, पर उससे कोई एसेट तो क्रिएट नहीं हुई। वहीं मैंने 1000 रुपए की कोई शर्ट खरीद ली, तो उससे मेरी एक एसेट क्रिएट हुई। तो अगर जो मैंने शर्ट पर पैसे खर्चे हैं उसे मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दूंगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फिस्कल इंटरमीडिएशन। द लिक्विडिटी इन द सिस्टम रिमेन्ड इन सरप्लस। बहुत अच्छी बात है, बहुत कमाल की बात है दैट इट रिमेन्ड इन सरप्लस। रेपो रेट, रेपो रेट आई गेस आप सबको पता होगा, आरबीआई रेपो रेट मेंटेन करता है। तो रेपो रेट को मेंटेन किया गया 4% पे, ठीक है। RBI undertook various measures such as government securities acquisition program and special long-term repo operations to provide further liquidity. The economic shock of pandemic has been weathered well by a commercial banking system. Year-on-year banking क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेटेड ग्रेजुअली। 2021 में 5.3% से अप्रैल 21 में 9.2%, जो कि बहुत अच्छी बात है। द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डिक्लाइंड फ्रॉम 11.2% टू 6.9%। अच्छा, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसके बारे में आपको आई गेस पता होगा कि जहां पर बैंक लोन देती है और वो लोन वापस नहीं आया, या कह लो वो लोन डूब गया, उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, द रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी of for public sector bank continue to be positive for the period ending in September 2021. एक्सेप्शनल ईयर फॉर कैपिटल मार्केट्स, बहुत बड़ी मार्केट रही, बहुत एक्सेप्शनल ईयर रहा हमारी जो ओवरऑल कैपिटल मार्केट है, मतलब जिसे कह लो शेयर मार्केट है, एक एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे ही बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत अलग अलग मार्केट्स हैं। दे हैड अ वेरी गुड ईयर, बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई उनमें, ठीक है। अब देखो, दिस अमाउंट 89,666 करोड़ वॉज रेज्ड बाय 75 IPOs। 75 IPOs मतलब 75 कंपनीज वर लिस्टेड ऑन द वेरियस NSE और BSE whatever, ठीक है। सेंसेक्स क्या है, निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी दोनों ने एक रिकॉर्ड कायम किया, कह लो। दे टच न्यू पीक्स 61,000, 18,477 विच इज रिकॉर्ड न्यू। तो बहुत अच्छा साल रहा शेयर मार्केट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो यार, अपना एक बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी व्यवहारिक बात, आप हो, मैं हूं, एक आम जो नागरिक है देश का, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई साहब की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, जीडीपी कहाँ जा रही, क्या हो रहा है। उसे फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन से। उसे फर्क पड़ता है कि जो मैं चीज दाल खरीदने जाऊंगा उसका मुझे क्या रेट मिलेगा, सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होगा, कंबाइंड इन्फ्लेशन क्या होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। द डिक्लाइन इन रिटेल इन्फ्लेशन वॉज लेड बाई ईजिंग द फूड इन्फ्लेशन। Food inflation average low of 2.9%. It raised against 9.1% in the corresponding period last year. तो all over कम हुआ है। Effective supply side management kept the prices most essential commodity under control during the year. सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए ताकि ओवरऑल जो प्राइसेस हैं, जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं, असेंशियल कमोडिटीज़ क्या है, आपका खाने पीने का सामान, आपके सैनिटेशन का सामान कोविड के टाइम में, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, ठीक है। प्रोएक्टिव मेजर्स वर टेकन टू कंटेन द प्राइस राइज इन पल्सेस एंड एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल के बहुत एकदम से रेट बढ़ गए थे। इवन जब पाम ऑयल जो हमारा बंद हो गया था, मलेशिया के साथ हमारा कश्मीर का इशू खड़ा हो गया था, उस टाइम पे एकदम से प्राइसेस बढ़ गए थे। बट गवर्नमेंट टुक प्रोएक्टिव मेजर्स एंड दे कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल्स। Reduction in central excise and subsequent cuts in VAT by most states helped in ease petrol. जब
तेल के दाम 100 रुपये को छूते हैं तो जो आम आदमी है उसकी जेब पर खासा असर पड़ता है, तो उसके रिजल्ट निकलते हैं पॉलिटिक्स पर। तो गवर्नमेंट टुक वेरी प्रोएक्टिव मेजर्स एंड सम स्टेट गवर्नमेंट्स दे रिड्यूस द वैट। देखो एक तो चल रहा है ना, जीएसटी चल रहा है, तो वैट का क्या इशू है? देखो पेट्रोल, लिकर, ये अभी भी पुराने सिस्टम से चलते हैं, ये जीएसटी से बाहर है, इनके ऊपर अभी भी वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, स्टेट एक्साइज टैक्स लगता है। तो जब पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बढ़ गया था, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जैसे हिमाचल, पंजाब, सभी ने, लगभग सभी स्टेट्स ने, उन्होंने अपनी वैल्यू एडेड टैक्स में कमी लाई ताकि जो आम जनता है उनको सस्ता पेट्रोल मिल सके। होलसेल इन्फ्लेशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, देखो कम तो किया गया है ना, जैसे आपका CPI है वो तो कम हुआ, पर होलसेल प्राइस इंडेक्स ये बढ़ गया 12.5%, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है 12.5%, तो ये बढ़ गया। इसका बढ़ने का कारण क्या था? पिछले साल बहुत ज़्यादा बेस कम था, एक चीज़ होती है बेस इफेक्ट, ठीक है। अब बेस इफेक्ट समझाने नहीं बैठेंगे, ठीक है, उसके लिए फिर कभी कोई और लेक्चर देखेंगे। बेस इफेक्ट के कारण ये 12.5% बड़ा लगता है। पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पिछले साल जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल जीरो थी, अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है इट इज़ रिजल्टिंग इनटू होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। समझ आई बात? और इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, अब कच्चा तेल महंगा होगा तो पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की जो कॉस्ट है, अगर उसमें इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगी होगी। तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल में इंक्रीज हुआ, बढ़ावट हुई, उस कारण चीज़ें महंगी हो गई। आगे देखो, एग्रीकल्चरल एंड फूड मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस buoyant ग्रोथ इन पास्ट 2 years, अकाउंटिंग फॉर साइजेबल 18.8%। क्या कारण रहा इसका? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दिस। This policy is being used to promote crop diversification. Net receipt from crop production have increased by 22% in the last Situation Assessment Survey, SAS report of 2014, sorry, ठीक है। अलाइड सेक्टर जो इससे जुड़े होते हैं, हस्बेंड्री होगी, डेयरी फार्मिंग, फिशरी, पोल्ट्री, जहाँ पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, चिकन्स को पाला जाता है, दे आर ऑल्सो स्टेडली इमर्जिंग टू बी हाई ग्रोथ सेक्टर्स एंड मेजर ड्राइव्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत बड़ा चंक है जो इस ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। लाइव स्टॉक सेक्टर भी यही हैज ग्रोन एट CAGR ऑफ 80.15%, विच इज ह्यूज, विच इज वेरी गुड। आगे देखो, गवर्नमेंट फैसिलिटेट फूड प्रोसेसिंग थ्रू आउट वेरियस मेजर्स। कैसे? सब्सिडी मिलती है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, सेटअप करने के लिए सब्सिडी मिलती है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। इंडिया रन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कौन करता है? FCI है, उसके बाद आपका MSP है। बहुत से ऐसे अलग अलग सिस्टम है, जो बहुत सी अलग अलग ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक साथ काम करती हैं, एंड दे रिजल्ट इन द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। तभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से भी ना कहो तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके लिए सरकार अलग अलग योजनाएं ला रही है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जनधन योजना नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आगे देखो, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? बड़ी ही सरल भाषा में सिर्फ इसका इतना मतलब समझो कि आपने किसी एक कंट्री है इंडिया, और उसका पूरी दुनिया के साथ जो व्यापार होता है, जो ट्रांजैक्शन होती है, तो पूरी दुनिया से हमने कितने पैसे लेने हैं और पूरी दुनिया को कितने पैसे देने हैं, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अगर हमारी मतलब कंट्री ने पूरी दुनिया से पैसे लेने ज़्यादा हैं, देने कम है, तो पॉजिटिव होगा। अगर देने ज़्यादा हैं, लेने कम है, तो नेगेटिव होगा। इसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। Despite all the disruptions caused by global pandemic, India's balance of payment remained in surplus throughout the last 2 years. पिछले 2 साल में भी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है सरप्लस में रहा है। This allowed the RBI to keep accumulating forex reserve, जिस कारण हमारा जो forex reserve है, ठीक है, हमारे पास जो डॉलर है, कह लो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर्स यूज होते हैं, तो वो डॉलर्स का रिजर्व बहुत बड़ा है, लगभग 633, साफ जगह लिख देते हैं, 633 बिलियन डॉलर। बहुत बड़ा होता है 633 बिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि इंडिया का जो अभी इंपोर्ट बिल आता है, इंपोर्ट बिल है कि मान लो हम हर महीने जितना बाहर से आयात करते हैं उसका बिल,
तो अगर हम बिल्कुल ही ट्रांजैक्शन बंद कर दें, बिल्कुल ही एक्सपोर्ट बंद कर दें, तब भी अगले 13 महीनों के लिए टेंशन की बात नहीं है। अगले 13 महीनों का खर्चा हमारे पास रिजर्व में पड़ा है, विच इज $633 बिलियन एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आगे देखो, एक्सटर्नल सेक्टर्स। India's merchandise export and import rebounded strongly and surpassed pre-COVID levels. कोविड से पहले के जो लेवल थे उससे भी आगे बढ़ गए हैं हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, बहुत एक नई लेवल्स को छू रहे हैं। There was a significant pickup in net services and both receipt and payment crossing the pre-pandemic levels despite weak tourism revenue. Net capital flow were higher at 65.6 billion in the first half, पहले 6 महीनों में of 2021 and 22 on the continued inflow of forex reserve and investment. और क्या हुआ, SDRs बढ़ गए हमारे, इंडियाज एक्सटर्नल डेट भी बढ़ा है, देखो कर्जा भी बढ़ा है, पर अगर ध्यान दो तो हमारा जो टोटल कर्जा है वो 593 बिलियन है, 593 बिलियन, और उससे ज़्यादा बड़ा हमारे पास रिजर्व है, इवन 633 बिलियन। तो हम सिंपल सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि जितना हमारा रिजर्व पड़ा है वो हमारे कर्जे से ज़्यादा है, इसीलिए तो हम सरप्लस में हैं। ठीक है, कर्जा हमारे ऊपर कम है, उससे ज़्यादा पैसे पड़े हैं। अब इसमें ये नहीं उलझना कि फिर कर्जा चुका क्यों नहीं देते, उसके बहुत से अलग अलग रीजन होते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दोज थिंग्स। In the end of November 2021, India was the fourth largest forex reserve holder in the world after China, Japan and Switzerland. इंडिया के पास बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। आगे देखो, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू एट 17.4% ईयर ऑन ईयर। ये YOY का मतलब है ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल के मुकाबले 17.4% के दर से ये इंक्रीज हुआ है, इसने ग्रोथ करी है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कोई एसेट क्रिएट होती है, तो वो भी इंक्रीज हुआ है इंडियन रेलवे में। एक्सटेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पर डे वो भी बढ़ा है। अब हमारा हाईवे नेटवर्क पिछले 10 साल पहले के मुकाबले आज जो हमारा रोड नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। नेट प्रॉफिट राज कॉरपोरेशंस की वो भी बढ़ गई है। इसके लिए सरकार अलग स्कीम्स लगा रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लगाई गई हैं। किसके लिए? टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ फिजिकल एज वेल एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्रो करने की सरकार कोशिश कर रही है, जिसके लिए अलग अलग स्कीम्स लाई गई हैं। आप इस रिजल्ट आप खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गई हैं, पहले RTGS होता था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, अब आप मोबाइल से जी पे से, मतलब गूगल पे से, फोन पे से, इन सब से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक टू बैंक। दिस इज इम्प्रूवमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले ऐसा नहीं था, अब आप मोबाइल से सब कुछ कर लेते हैं, रिचार्ज भी, डिश पे भी, बिजली के बिल भी सब भरे जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखनी है, वैसे आउट ऑफ द बॉक्स इन्फॉर्मेशन, फोन पे गूगल पे से ट्रांजैक्शन नहीं होती, उसके पीछे एक नेटवर्क होता है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको NPCI चलाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दैट फोन पे हो, भीम पे हो, पेटीएम हो, ये सब UPI के एक नेटवर्क है, उसके ऊपर काम करते हैं। चलो वापस आ जाओ लेक्चर पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इंडियाज ओवरऑल स्कोर ऑफ नीति आयोग SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमने 2030 तक अचीव करने हैं। उसमें हमारा जो रैंक है, मतलब जो नीति आयोग इंडेक्स निकालता है, उसमें ही जो इंडियन गवर्नमेंट का स्कोर है, इट वाज अर्लियर 60, नाउ इट इज 66। जो फ्रंट रनर्स हैं दे हैव आल्सो इंक्रीज्ड। इंडिया हैज़ अ 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। अब ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। 24% ऑफ द लैंड, टोटल जोग्राफिकल एरिया है जो कंट्री का, उसका 24% फॉरेस्ट के अंडर कवर्ड है, जो पूरी दुनिया का 2% है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स नोटिफाई किए गए, जिसके तहत वो एक सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, चाहे वो लिफाफा हो, दूध की थैली हो, ये सब कुछ दे आर लिटरली फेज्ड आउट, उनको धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे और 2022 तक इनको यूज करना एक कानून अपराध हो जाएगा। आगे देखो, ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन गंगा मेन स्टेम एंड डिस्ट्रीब्यूटरी, उनको भी सही किया जा रहा है, और से बहुत से अलग अलग स्टेप लिए जा रहे हैं। ठीक है, एफुलेंट डिस्चार्ज है, उसको कम किया जा रहा है। एफुलेंट डिस्चार्ज होता है जो नदियों में, चाहे सीवेज का पानी हो, चाहे क्या बोलते हैं उसे, इंडस्ट्रीज का पानी हो, उसे जब छोड़ दिया जाता है नदियों में, तो उसे कम किया जा रहा है। ठीक है, देखो, द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इन एफुलेंट डिस्चार्ज हैज बीन फ्रॉम 349 पर डे टू 280 पर डे। ये MLD होता है, मिलियंस ऑफ लीटर पर डे, बहुत बड़ी अमाउंट होती है।
आई थिंक इतना ही था। ठीक है, इसी के साथ आपका ये पूरा लेक्चर खत्म होता है। इसके अलावा हमारे एनसीईआरटी के कोर्सेज आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, इन सब का एक कंबाइंड कोर्स आता है एनसीईआरटी का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया होगा, ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ पे जाके देखें, कोर्सेज हैं, डेमो है, तो देखें, अच्छा लगे तो खरीदें। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।